कनेक्शन में आज जो मैनेजमेंट बैठेगा वो भी है गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स और जीएसएफसी का गठन यहाँ पर जो है 1962 में गठन के बाद जीएसएफसी जो है लगातार फर्टिलाइज़र और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में जुटी है। कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजों पर हम बात करेंगे, जहाँ दबाव देखा गया है। तिमाही आधार पर आय में करीब 7% का इजाफा हुआ है, लेकिन मुनाफा जो है करीब 55% कम होता हुआ दिखाई दिया है। फर्टिलाइज़र सेक्टर पर दबाव आखिर कहाँ से आ रहा है? चीन में प्रोडक्शन बढ़ने से चुनौती आखिर कितनी बढ़ गई है? इनकी टैरिफ वॉर का आखिर कितना असर पड़ेगा? ये सब बातें करेंगे और साथ ही बेहतर फसल के अनुमान से डिमांड का आउटलुक क्या है, बात होगी इस पर भी। हमारे साथ जीएसएफसी के सीएफओ एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। और वाजपेयी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो नंबर्स पर ही पहले बात करेंगे, जहां पे वीकनेस देखी गई है। अब बताइएगा किस तरह से आप इन वीक नंबर्स को समझाना चाहेंगे? क्या फैक्टर्स और ट्रिगर्स आपको लगता है कि वजह रही है सेट ऑफ नंबर्स के पीछे? Q2 के नंबर से तो Q3 में कम आया है। इसके मेन रीजन ये है कि Q2 में हमको करीब 100 करोड़ रुपए डिविडेंड इनकम रिसीव हुई थी, जो कि डायरेक्ट बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी रही Q2 में। लेकिन अगर आप बायो बाई Q3 देखेंगे तो हमारे नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। टॉप लाइन ग्रोथ 40% हुई है बायो बाई, और पीवीटी भी 16% और पैट 13% करीब बढ़ा है Q3 में बायो बाई देखेंगे तो। 9 मंथ्स के नतीजे देखेंगे तो भी टॉप लाइन ग्रोथ है 6% की, और कंसोलिडेटेड 9 मंथ्स के रिजल्ट भी बहुत मोर और लेस पीबीटी और पीएटी एक ही दर पे रहे हैं। ये बात सही है कि थोड़ा रूपी डेप्रिसिएशन के कारण हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं लाइक P2O5 फास्फोरिक एसिड एंड अमोनिया, उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है, और इनके दाम भी मार्केट में $948 की बढ़ के $1060 तक Q3 में पहुंच गए थे, जिससे कि हमारी डीएपी का प्रोडक्शन जो है इम्पैक्ट हुआ है। इस रेट पे हम डीएपी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके हमने डीएपी का इम्पोर्ट किया। 1,25,000 मीट्रिक टन करीब डीएपी इम्पोर्ट हमने किया, जिससे कि इंडिया में डीएपी फर्टिलाइजर मुहैया करी जा सके। इस डीएपी इंपोर्ट के पीछे एक ये भी कारण था कि गवर्नमेंट ने हमको 3,500 रुपए पर मीट्रिक टन एडिशनल वन टाइम सब्सिडी प्रोवाइड की, और जो भी इंपोर्ट में हमको लॉस हो रहा था वो भी कंपनसेट करने का वादा किया। तो इस तरह से हमने डीएपी की पूर्ति करने के लिए 1,25,000 मीट्रिक टन करीब 650 करोड़ रुपए की डीएपी इंपोर्ट की और मार्केट में अवेलेबल कराई। और राइट, यहाँ पर वाजपेयी जी, अगला सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जहाँ पर ये समझना होगा कि ग्रीन शूट्स आखिर अब फर्टिलाइजर सेगमेंट में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी तो लीन सीजन चल रहा है Q4 में, और इसके देखते हुए हमने अपने एनुअल प्लांट शटडाउन भी ले लिए हैं। यूरिया 2 प्लांट, एपीएस, अमोनियम सल्फेट प्लांट एंड दूसरे सभी प्लांटों में थोड़ा थोड़ा हमने प्लांट शटडाउन ले लिए हैं, और जितना हमारे पास अभी फर्टिलाइजर स्टॉक है उसको मार्केट में प्लेस करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट सीजन के लिए फर्टिलाइजर मुहैया कराई जा सके इंडियन मार्केट में। अभी सब्सिडी जैसे बजट में प्रोवाइड की गई 1,55,000 करोड़, वो मोर और लेस सेम है जो लास्ट ईयर की सब्सिडी थी, इसलिए सब्सिडी स्ट्रक्चर में हम कोई ज्यादा फेरफार होता नहीं देख रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत एनपीके और डीएपी में एमआरपी बढ़ाई जा सके या गवर्नमेंट कुछ इजाजत देती है कंपनियों को, तो डीएपी का प्रोडक्शन वायबल होगा इंडिया में। अदरवाइज डीएपी इंपोर्ट तब तक हम करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट हमको लॉस कंपनसेट करेगी। चलिए, इस बीच हम बाजार पर एक सेकंड नजर मारेंगे, जहां पर गिरावट क्लियरली गहराती भी दिखाई दे रही है। सेंसेक्स आप देखिए, यहां पर 1131 अंक टूटता हुआ। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 23,031 के लेवल है। 23,100 के नीचे भी अब यहां पर निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये 700 अंक नीचे है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, मेरे ख्याल से इनके इंडेक्स के अगर आप लेवल्स देखें तो यहाँ पर गिरावट 3.5% और 1886
80 अंक नीचे है निफ्टी मिड कैप। और अगर हम स्मॉल कैप पर भी एक बार नजर डालें तो यहाँ पर भी जो कमजोरी है वो गहराती हुई, और 655 अंक स्मॉल कैप में हमें दिख रहा है कि कमजोरी गहराई जा रही है, लेकिन मिड कैप में ज्यादा कमजोरी। सेंसेक्स आप देखिए यहाँ पे लगभग 1100 अंक टूटता हुआ। एक बार हमारे एक्सपर्ट के साथ भी हम जुड़ेंगे, इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन वाजपेयी जी के पास मैं वापस से लौटती हूँ। और इनसे अब वाजपेयी जी, आरएम प्राइसिंग और डिमांड आउटलुक पर आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? कोई डेवलपमेंट, कोई खास स्टेटस? रॉ मटेरियल प्राइसेस जो मैंने बताया, P2O5 जो फास्फोरिक एसिड होता है, जिसका एनपीके और डीएपी के प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, उसकी प्राइसिंग अभी $1,055 पर मीट्रिक टन चल रही है। अगर ये प्राइसिंग करेक्ट नहीं होती है तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा डीएपी बनाना। अमोनिया के प्राइसेस ऑलरेडी $50 के करीब स्लैश हो चुके हैं, जो कि एक राहत की बात है। इसी तरह से नेचुरल गैस प्राइसेस भी करीब 10% Q3 में गिरे हैं, उससे भी हमको काफी राहत मिली है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि फास्फोरिक एसिड की अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होते हैं तो हमको डीएपी और एनपीके दोनों बनाने में बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल तो हमने ऐसा किया कि डीएपी की जगह हम अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट एक एनपीके का ग्रेड है, जिसको कि बना के मार्केट में उतार रहे हैं। ये डीएपी के सब्स्टिट्यूट की तरह मार्केट में अच्छी तरह से किसान हमारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एपीएस में थोड़ा सा मार्जिन है, इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वाजपेयी साहब बहुत जी सर, जी बोलिए। अगर आरपी की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे कैप्रोलैक्टम और बेंजीन का जो स्प्रेड है वो $674 पर मीट्रिक टन से घट के $588 पर मीट्रिक टन रह गया है, जिससे कि आईपी सेगमेंट में भी बहुत बुरा असर पड़ा है। मेलामाइन और कैप्रोलैक्टम जो दो हमारे मेन प्रोडक्ट है आईपी सेगमेंट में, उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हर्ट हुई है। और इसके अलावा जो इंडियन आईएनआर यूएस डॉलर का रेट है वो भी बहुत बढ़ गया है, आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है, जिससे कि हमारा आईपीपी प्राइस मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। ऑलराइट वाजपेयी साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, और यहाँ पर बाजार की चाल में हम देख रहे हैं